आज मैं वो किस्सा आपको सुनाऊंगा जो आपने कहीं ना तो पढ़ा होगा, ना देखा होगा, ना सुना होगा। पिछले कुछ हफ्तों से जो अंडरवर्ल्ड के किस्से मैं सुना रहा था आपको, उस पर कुछ लोगों ने सवाल एतराज़ खड़े किए। कुछ नहीं, काफ़ी सारे लोगों ने। बहुतों का कहना ये था कि बलजीत परमार अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं के काफ़ी नज़दीक रहा है। ये अंडरवर्ल्ड से इसका क्या रिश्ता था, इसने अंडरवर्ल्ड से क्या लेना देना था। और सैकड़ों हज़ारों रिपोर्टर थे हिंदुस्तान भर में जो उस समय पूरे अंडरवर्ल्ड के नज़ारे देख रहे थे, और कोई रिपोर्टर ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया जो बलजीत परमार ने मुंबई में रहते हुए किया। शायद उनके मन में कहीं कुछ शक की सुइयाँ घूम रही होगी। कुछ लोगों की फितरत भी ऐसी होती है, जब बेसिकली ह्यूमन नेचर भी ऐसी होती है कि जो काम हम खुद नहीं कर सकते और कोई दूसरा कर लेता है तो उस पर उंगलियाँ उठाना एक फैशन सा हो जाता है। मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि मैंने अंडरवर्ल्ड से कुछ नहीं लेना देना, ना मैंने अंडरवर्ल्ड से कुछ कमाया, ना मैंने अंडरवर्ल्ड से कुछ खोया। ये मेरा एक सब्जेक्ट था। एज अ क्राइम रिपोर्टर मेरी ड्यूटी बनती थी, मेरा फ़र्ज़ बनता था, मैंने वो किया। खैर, अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे किस्से कहानियाँ ऐसे हैं जो हकीकत में कुछ और होते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर केस चलते हैं कोर्ट में तो हकीकत जो है काफ़ी हद तक बदल दी जाती है। जैसे गोली मारने वाला और होता है लेकिन कोर्ट में पेश किसी और को किया जाता है, हथियार और इस्तेमाल किया जाता है और पुलिस को हथियार दूसरा पेश किया जाता है, गवाह और होते हैं, कोर्ट में और भुगतते हैं, गवाही कोई और देता है, चश्मदीद कोई और होता है। तो ये ऐसे बहुत से किस्से हैं जहाँ पे केसेस को डाइल्यूट कर दिया जाता है। और मुझे मालूम है कि बहुत बड़े गैंगस्टर के केसेस में भी, जैसे अरुण गावली के शुरू के जो 6-7 केस थे, वो जो अरुण गावली ने काम किए थे, उनमें जो साक्ष्य पेश होता था जाके पुलिस स्टेशन में कि ये काम मैंने किया है, उस आदमी की शक्ल, उस आदमी की हाइट, उस आदमी का वज़न बॉडी का, उसका बात करने का तरीका, चलने का तरीका बिल्कुल अरुण गावली जैसा था। वो उसका बॉडी डबल तो नहीं था, लेकिन कोई 70-80% वो उसका चाल चलन जो है वो गावली से मिलता था। तो क्राइम अरुण गावली करता था और पेश वो शख्स हो जाता था। मैंने उसकी इंटरव्यू की थी बहुत डिटेल में। खैर, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आप किस्से कहानियाँ कहीं ना कहीं पढ़ते हो गूगल पे या मैगजीन्स में, जो बुक्स में कुछ लोगों ने किताबें भी लिखी हैं, उनमें से आधी से ज़्यादा जो है वो फसाना होता है, हकीकत कम होती है। सुनी सुनाई बातों पे लोग ज़्यादा यकीन रखते हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैंने कभी सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं किया। मैं आपके सामने सिर्फ वो चीज़ें लेके आता हूँ जो मैंने खुद देखी हैं, जो मैंने अपनी आँखों से देखी हैं, सामने से देखा है और उनको कवर किया है हकीकत से, ईमानदारी से। उनमें से एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, शायद आपको अच्छा लगेगा। 1995 में, 1995 में मुंबई ब्लास्ट के 2 साल बाद इतना बड़ा मुंबई में कांड होने के बाद भी जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग थे उनके हौसले पस्त नहीं हुए थे। ब्लास्ट के बाद उन्होंने गुलशन कुमार को मारा, उन्होंने और 3-4 बड़े मर्डर किए, और लेटेस्ट 95 में मार्च में सबसे बड़ा कांड जो उन्होंने किया वो बिल्डर प्रदीप जैन को मारने का किया। जुहू में उसके घर के बाहर 3 बंदूकधारियों ने रिवॉल्वर पिस्टल से उस पर फायरिंग की और उसको मारा। इशू था कि प्रदीप जैन एक प्लॉट को डेवलप करना चाहता था, लेकिन उस प्लॉट पे एक और बिल्डर थे वहाँ पे, जहाम, नरेंद्र जहाम। वो जहाम बड़े एक हिसाब से मैं उनको मिला था बहुत बार, जो उनके पिता थे, जो इनके जहाम साहब बड़े जो थे, जिसमें चांद सोसाइटी में रहता था मुंबई में। वो जुहू की सबसे पुरानी कोऑपरेटिव हाई सोसाइटी थी और बड़ी सोसाइटी थी, 350 से ज़्यादा फ्लैट थे, वो जाम साहब की बनाई हुई थी। और उसके नज़दीक एक नॉर्थ बॉम्बे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी
जिसमें भी बहुत सारे फिल्मी कलाकार रहते थे और जहाँ फिल्म वालों के ऑफिस थे। जहाँ पे आजकल JW मैरियट होटल बना है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट नॉर्थ बॉम्बे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। और तीसरी एक और सोसाइटी है जो सेंटूर होटल के बिल्कुल साथ जुहू वाले के, वो जाम साहब ने बनाई थी। तो इन्हें 1960-62 में 64 तक जाम जो था वो जुहू एरिया का सबसे बड़ा बिल्डर गिना जाता था। तो उस फैमिली को लगता था कि इस एरिया में जो भी प्लॉट हम डेवलप करेंगे, वो कोई भी करे वो हम करें, कोई दूसरा बिल्डर आता था तो उनको बुरा लगता था। तो ये एक बेसिकली उनका प्रदीप जैन बिल्डर के साथ दुश्मनी का एक सबसे बड़ा एक कारण था। तो प्रदीप जैन जो था वो थोड़ा डेयरिंग किस्म का बिल्डर था। उसने कहा जाम साहब का ज़माना गया। जाम साहब की उम्र उस टाइम पे 80-83 साल की हो गई, तो उनका बेटा काम संभालता था। तो उसने देखा कि अभी जो बुढ़ा हो गया तो बेटे में इतनी हिम्मत नहीं होगी, तो चलो रिस्क लेके उसने 2 प्लॉट जुहू में खरीदे और उनको डेवलपमेंट का काम शुरू किया। जो जाम के बेटे को अच्छा नहीं लगा, वो करते कराते वो दाऊद के पास पहुंच गया छोटा शकील के थ्रू कि ये मेरा इलाका है और इसमें दूसरे आदमियों को नहीं आना चाहिए। और उधर प्रदीप जैन भी दाऊद के पास पहुंच गया कि ये जाम का ज़माना गया, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए और मुझे ये प्लॉट डेवलप करने की आपकी तरफ से जो एक इजाज़त होती है वो दी जाए। तो दोनों को लेके इनकी मीटिंग्स हुई मुंबई में, दुबई में। तो उसमें ऐसा कुछ फैसला हुआ कि 3 करोड़ रुपया जो है वो प्रदीप जैन वो छोटा शकील को, अनीस को, डी कंपनी को देगा और जो उसका प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ परसेंट 10, 12, 15% जो है वो जाम को देगा। तो ये कुछ पता नहीं अजीब सा फैसला था। जो बातें कोर्ट कचहरी में होनी चाहिए वो अंडरवर्ल्ड के दरबार में होती थी, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया क्यों होती थी। तो ये फैसला होने के बाद उसने वो प्लॉट डेवलप करना शुरू किया। शर्त ये थी कि प्लॉट पे काम करने के पहले प्रदीप जैन 3 करोड़ रुपया जो है वो दाऊद के डी कंपनी के खाते में जमा करवाएगा, जो भी उनका अरेंजमेंट था। और जो ड्यू डेट थी वो थी 31 जनवरी 1994। तो उस 31 जनवरी तक का उसको नोटिस, 31 दिसंबर तक का उसको नोटिस दिया था डी कंपनी ने प्रदीप जैन को कि तब तक आपने पैसा ना जमा नहीं करवाया तो आपको हम ख़त्म कर देंगे और ये काम जो है जाम को दे देंगे। वो उसका कुछ जब कुछ प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट आ जाए, कोई झगड़े की बात आ जाए तो इन्वेस्टर भी सामने नहीं आते। जो लोग फ्लैट बुक करना चाहते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर की दुकानें बुक करना चाहते हैं, वो भी थोड़ा डर के पीछे हट जाते हैं कि इसमें तो अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व है, कल को पता नहीं क्या होगा। तो जो प्रदीप जैन ने सोचा था कि प्रोजेक्ट अनाउंस करने के साथ जो पैसा आएगा उस पैसे में से उस टाइम पे उस एरिया में 1.5-2 करोड़ का एक फ्लैट था, उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। उसने कहा 10 फ्लैट की भी एडवांस बुकिंग आ गई तो मैं 3 करोड़ इकट्ठा करके तो डी कंपनी को दे दूंगा। तो ये उसने सोचा होगा अपने बिजनेस के हिसाब से, लेकिन उतना पैसा भी नहीं आया एडवांस में। टाइम निकलता गया। उसके बाद उसने 2 महीने का टाइम और मांगा डी कंपनी से, तो उसको फरवरी तक का टाइम दे दिया कि चलो 2 महीने में पैसा इकट्ठा करो। फिर भी नहीं आया तो उसको डी कंपनी को ये लगा कि ये आदमी शायद हमें लटकाना चाहता है, जो हमें बेवकूफ़ समझता है। हमारा जो एग्रीमेंट हुआ वो नहीं दे रहा। जहाँ हमको तो बिल्डिंग बनने के बाद देना था प्रॉफिट का हिस्सा, हमारा तो पहले बनता वो देना चाहिए। तो अल्टीमेटली उन्होंने 7 मार्च को प्रदीप जैन को 3 लोग आए और उन्होंने आके गोली मार के प्रदीप जैन को मार दिया। ये बहुत दहशत का काम हुआ। पूरे एरिया में 1.5-2 साल तक उसके बाद कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जुहू एरिया में नहीं चली उसके बाद। तो बहुत बार जो लोग कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड का बिजनेस, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में क्या रोल होता था, क्या हाथ होता था, क्या कमाई के साधन होते थे, ये इस पार्टिकुलर केस से बहुत कुछ सामने आता है कि अंडरवर्ल्ड बिल्डर से पैसे कैसे कमाता था। और बिल्डर के लिए 2.5-3-4 करोड़ देना कितनी आसान सी बात होती थी। क्या 100 फ्लैट बना रहा है तो 2 फ्लैट के पैसे दे दिए तो उसको चुभते नहीं थे। तो खैर उसके मरने के बाद भी अंडरवर्ल्ड ने उसका साथ नहीं, उसका पीछा नहीं छोड़ा उसके ख़ानदान का।
तो वो अंडरवर्ल्ड को ये था कि हमारा 3 करोड़ रुपया अटका हुआ है, वो तो हमने निकालना है। तो प्रदीप जैन का छोटा भाई था सुनील जैन, वो अभी भी है, बॉम्बे में रहता है। तो सुनील जैन को धमकाना शुरू कर दिया इन्होंने। उसने बोला कि मेरा जो काम काज मैंने अभी संभाला नहीं है, अब मेरे भाई की डेथ अभी हुई है और मुझे टाइम चाहिए, और ऐसा ऐसा करके मैं थोड़ा थोड़ा करके जैसे इन्वेस्टर आगे आएंगे तो मैं आपको पैसा दे दूंगा। और इत्तेफाक देखिए कि जो नोटिस अंडरवर्ल्ड ने, डी कंपनी ने प्रदीप जैन को दिया था कि 31 मार्च 94 तक, 31 दिसंबर 94 तक आप हमें पैसा दीजिए, वही किस्म का नोटिस धमकी सुनील जैन को मिली कि 31 दिसंबर 1995 तक 3 करोड़ रुपया हमें जमा करवा दो, और उसके ऊपर 1 करोड़ रुपया फाइन जो आपने टाइम पे नहीं दिया, ये हमारी कोर्ट का फैसला है, 1 करोड़ आपको और देना पड़ेगा। तो 4 करोड़ रुपया आप 31 दिसंबर 95 तक जमा करवा दीजिए, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपके भाई प्रदीप जैन का हुआ है। अब देखिए, मार्च 7 के बाद, प्रदीप जैन की मौत के बाद, सुनील जैन ने क्या क्या नहीं किया होगा। वो बेचारा पुलिस के पास गया, क्राइम ब्रांच के पास गया, पॉलिटिशियंस के पास गया, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के पास गया, कोर्ट में भी एप्लीकेशन दी उसने कि मुझे सिक्योरिटी देनी चाहिए। कोर्ट ने अर्जी नामंजूर कर दी कि आप लोग अंडरवर्ल्ड से वास्ता रखते हो और बाद में जब खतरा होता है तो आप सिक्योरिटी मांगने आ जाते हो। अब जैसे जैसे 31 दिसंबर नज़दीक आने लगा तो सुनील जैन डेस्परेट होने लगा। उसको अपनी मौत उसके सामने दिखाई देने लगी, क्योंकि उसने अपने भाई का कत्ल अपनी आंखों के सामने देखा था। तो वो आदमी परेशान, उसको रात को नींद नहीं, दिन में चैन नहीं, यहाँ से भागता है वहाँ भागता है, घर को सो नहीं सकता। दोस्त यार कोई घर में सलाते नहीं, डरते कि अगर वो अंडरवर्ल्ड को मालूम पड़ गया कि हमारे घर में रहता है तो हमें भी गोली लगेगी। उस हालात में वो कहीं ना कहीं करते, मेरे एक बचपन के मित्र हैं मुंबई में, टीटू नाम है उनका, टीटू सहगल, तो उनका एक दोस्त है एडवोकेट नवाब खान। वो नवाब खान को टीटू जानता था किसी कोर्ट के केस में। तो नवाब खान ने टीटू से बात किया कि ऐसे ऐसे इनकी ये प्रॉब्लम है, तो वो परमार साहब आपके मित्र हैं, उनको बोलो अपने अखबार में खबर छापें कि अंडरवर्ल्ड जो है वो लोगों को कैसे डराता है, कैसे धमकाता है, कैसे उनसे पैसे मांगता है। तो उस वकील को मालूम था मेरे पेपर का, बॉम्बे मेरा अखबार चलता था, तो मैंने अपना ऑफिस के दिनों में सांता क्रूज एरिया में, एक एरिया गजदर बांध रोड है वहाँ पे ज़्यादा करके जो है वो बड़ा आइसोलेटेड सा एरिया है। जुहू सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के सामने एक एयरपोर्ट गार्डन बोला जाता है, जिसमें एक जहाज़ लकड़ी बना के रखा हुआ है, सीमेंट का, उसमें बच्चे खेलते हैं, म्यूनसिपल पार्क है। तो उसके दूसरी तरफ मेरा ऑफिस था। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े इम्पोर्टेड गाड़ियाँ ठीक करने के गराज थे। उसको गराज रोड भी बोल देते थे, क्योंकि 90% जो दुकानें थी वो गराज थी। और 4-5 वहाँ पे नाइट स्पॉट्स थे, वहाँ पे डांस बार चलती थी, जिनमें से 1-2 पुलिस वालों की भी थी, पुलिस वाले मालिक थे उसके, और आधी रात तक चलती रहती थी वो। तो मेरा ऑफिस भी एक गराज के ऊपर था। मैंने लिया इसलिए था कि एरिया बहुत बड़ा था वो, फर्स्ट फ्लोर पे, और मेरा पूरा स्टाफ बैठ जाता था और गाड़ी पार्क करने की जगह मिल जाती थी। ये एक कारण था, और खुली जगह थी, किराया कम था। उतनी बड़ी जगह मैं वहाँ से अगर आधा मील दूर लेता तो मुझे महीने का किराया 50-60 हज़ार देना पड़ता था, लेकिन वहाँ पे किराया मेरा सिर्फ 10-12 हज़ार था, इतना फ़र्क था। तो खैर 31 दिसंबर को शाम को नवाब खान टीटू एक आदमी को मेरे पास लेके आए, जिसके मुंह पे थोड़े फुलबेरी के दाग थे, छोटे से कद का आदमी, बहुत घबराया हुआ आया, और आते ही मेरे ऑफिस में रोने लग गया। तो मैंने पूछा इनको, नवाब खान को, मैंने कहा ये कौन है भैया, आदमी क्यों रो रहा है ये? उसने इसकी कहानी सुनाई कि ये प्रदीप जैन का भाई है। तो वो तो मुझे किस्सा मालूम था, मैं सब समझ गया। तो मैंने कहा बात क्या है, तुम रो क्यों रहे हो? बोलता है मेरी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन है, आज 31 दिसंबर है, और आज मुझे ख़त्म करने का जो अनीस ने और छोटा शकील ने और अबू सलेम ने जो धमकियाँ मुझे दी हैं, उनके मुताबिक मैं आज मुझे मार डालेंगे, और मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं भाग के थक गया। कोई पुलिस वाला मेरी बात नहीं सुनता, कोई कोर्ट कचहरी से मुझे कोई रिलीफ नहीं मिली,
तो करते करते मैं आपके पास आया हूँ, मेरी जान बचा लीजिए। तो मैंने बताया, पूछा उसको क्यों मारना चाहते हो? बोला 4 करोड़ रुपया मुझे देना है, 3 करोड़ अपने भाई का और 1 करोड़ मेरे ऊपर फाइन लगा है, वो मेरे पास है नहीं, आज भी नहीं है, मैं दे नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे मार देंगे। तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि एक परिवार, भले बिल्डर हो कोई भी हो, उसमें उसके माँ बाप, बीवी, बच्चे, बहन भाई, वो छोटे छोटे थे सब बच्चे उसके, तभी उनमें से एक आदमी तो गया घर का और दूसरा भी जाएगा, तो बाकी फैमिली का क्या होगा बाद में। तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते, एक बीइंग अ फैमिली मैन माई सेल्फ, तो मुझे थोड़ा उस आदमी पे तरस आया कि इसके भाई का चलो कोई अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना होगा भी, तो वो उसने भुगत लिया। अब ये आदमी जिसको कोई जान नहीं पहचान नहीं, अंडरवर्ल्ड से कोई वास्ता नहीं इसका, और ये इसलिए आज ज़िंदगी का आखिरी दिन देख रहा है कि इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। तो मेरे पास एक उन दिनों में एक वॉइस टेलीफोन हुआ करता था, मेरी फैक्स मशीन के साथ अटैच था, जिसमें कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो जाती थी और बाहर से जो आदमी बोल रहा है उसकी आवाज़ भी सुनाई दे जाती थी। स्पीकर फ़ोन सॉर्ट ऑफ थिंग उस ज़माने में मेरे पास वो फैसिलिटी थी। तो मैंने स्पीकर फ़ोन ऑन किया और छोटा शकील का नंबर मिलाया मैंने दुबई में, तो उसने उठाया खुद। हाँ जी, मैं छोटा शकील बोल रहा हूँ, भाई साहब कैसे हो? मैंने कहा, यार अपना मेरा हाल तो ठीक है, लेकिन मेरे पास एक शख्स आया, उसका नाम है सुनील जैन। तो उसका जवाब था, जो ये तीनों लोग सामने बैठ के सुन रहे थे, अच्छा तो आकर वो आपके पास पहुंच ही गया। तो मैंने कहा क्या मतलब मेरे पास पहुंच गया? बोलता हमें मैसेज आ गया था, एक वकील उसको आपके पास लाने की फिराक में था, वो खबर हमारे पास थी, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि इतनी जल्दी पहुंच जाएगा आपके पास। तो खैर मैंने कहा मेरे सामने बैठा है, इससे बात करो, और इसको मारने वारने का कोई मतलब नहीं है, इसके भाई से आपका कोई लेना देना होगा तो मर गया, इसके पास पैसे नहीं हैं और ये पैसे दे नहीं सकता, आप इसको ही मार दोगे तो पैसे तो फिर भी नहीं मिलने। तो इसमें क्या क्या लॉजिक क्या है? आप क्यों मारते हो लोगों को, क्यों खून खराबा करते हो आप? अगर पैसे लेने हैं, वो काम करेगा, कमाएगा, पैसा आएगा तो आपको दे देगा, आप मारने तो आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। और आपने उसको आज तक का नोटिस दिया हुआ है, वो आदमी आधा तो वैसे मरा हुआ है, मेरे सामने बैठा है इस डर से कि मुझे यार रात को मार डालेंगे, आज आखिरी दिन है मेरी ज़िंदगी का। तो छोटा शकील थोड़ा हंसने लगा, बोलता कोई बात नहीं, ये लोग डरेंगे नहीं तो हमारा धंधा नहीं चलेगा, हमारा धंधा ही डर पे चलता है, यह इतना डरता नहीं तो आपके पास आता नहीं, अगर इसका भाई आपके पास आ जाता तो वो भी नहीं मरता था। कोई बात नहीं, आपने बोल दिया, अब मरेगा नहीं ये, इसको दुबई भेज दिए, इसको बोल दिए वाइट हाउस में आ जाए, भाई के घर पे आ जाए। वाइट हाउस जो है दुबई में, वो दाऊद इब्राहिम का घर था, उसका नाम वाइट हाउस था। तो उस आदमी ने स्पीकर फ़ोन पे जो बातें सुनी, मैंने उसकी बात भी करवाई स्पीकर फ़ोन से सुनील जैन के साथ। उसको छोटा शकील ने बोला कि आप डरो नहीं, आपने परमार साहब से बोल दिया है तो आप आ जाओ, आपको जान को कोई ख़तरा नहीं है, हम बैठ के बात कर लेते हैं। वो खैर वो उसके फ़ोन बंद होने के बाद भी सुनील जैन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जान बख्शी गई या उसकी जान बच गई या आगे क्या होगा। वो फिर भी, जो आदमी डरा होता है ना इतने दिनों से, जो बराबर सोया नहीं, जिसकी बराबर स्टेट ऑफ माइंड बराबर नहीं है, हर टाइम पे चिंता में लगा हुआ आदमी, तो उसको नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लगता है। मुझे बोलता है भाई साहब आपने बोल तो दिया, उसने बोल दिया वाइट हाउस में आ जाओ, और वहाँ पे मेरा क्या होगा, कि इस बात की क्या गारंटी है कि मुझे कुछ नहीं करेंगे? और मेरे पास तो पासपोर्ट भी मेरा वैलिड नहीं है, वो एक्सपायर हुआ है, वो पासपोर्ट बनाने में मुझे 10-15 दिन लगेंगे, ये लोग फिर गुस्सा करेंगे 15 दिन हो गया आया नहीं, मैं बोलूँगा मेरा पासपोर्ट वैलिड नहीं है, बोलेंगे तो बहाने लगाता है। मेरे भाई को भी इस कारण था, उसका पासपोर्ट वैलिड नहीं था, वो गया नहीं तो उसको मार दिया। तो कई मजबूरियाँ आदमी की होती हैं। मैंने कहा तू काम कर, कल पासपोर्ट लेके तू मेरे पास आ जा, या मेरे को नंबर वगैरह दे देना। पासपोर्ट ऑफिसर मिस्टर हांडा थे उन दिनों में मुंबई के, तो मैं हांडा साहब को मैं बोल दूँगा तेरा पासपोर्ट जल्दी बन जाएगा। तो मैंने वहाँ बैठे बैठे हांडा साहब को फ़ोन लगा लिया उनके घर पे। तो मैंने कहा ये मेरे एक जान पहचान वाले हैं, उनको ज़रूरी काम से दुबई जाना है, इनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, मैंने बता दिया उनको, तो हो सके तो उनका पासपोर्ट ज़रा जल्दी बना दो। वो बोलते कोई बात नहीं, कल मेरे पास भेज दो, कल छुट्टी है न्यू ईयर की,
परसों मेरे पास भेज दो, मैं इनका जल्दी पासपोर्ट बना दूँगा। वो 2 दिन में हांडा साहब ने उसका पासपोर्ट बना दिया और वो पासपोर्ट लेके दुबई चला गया। उसके बाद आज तक वो शख्स मुझे नहीं मिला, ना तो मुझे आके उसने बताया कि क्या हुआ उस मीटिंग में, वाइट हाउस में क्या हुआ, क्या समझौता हुआ, नहीं हुआ। तो नवाब खान मेरे पास दोबारा कभी नहीं आया। तो टीटू ले दे के बचा, तो उसको मैंने बहुत दिनों के बाद पूछा, मैंने कहा टीटू सुनील जान का क्या हुआ बाद में? बोलते पाजी वो गया था दुबई और उसके उन्होंने पैसे बहुत कम कर दिए, को आधे कर दिए और उसको ये भी टाइम दे दिया कि जब तेरा काम शुरू हो जाएगा, जब तेरे पास पैसे बुकिंग आनी शुरू हो जाएगी मकान खरीदने वालों की, दुकान खरीदने वालों की, तो आप तुम हमें थोड़े थोड़े करके दे देना आने वाले पूरे साल में। मतलब पूरे साल का मतलब 1996 की 31 दिसंबर तक वो तलवार फिर उसके गले तक लटकती रही होगी। उसके बाद पता नहीं उसने पैसे दिए नहीं दिए, क्या हुआ, लेकिन वो आदमी ज़िंदा है। मैं थोड़े महीने पहले डी नगर पुलिस स्टेशन गया था किसी काम से, तो वहाँ वो आदमी निकल के बाहर जा रहा था अपनी गाड़ी में, तो मैंने उसको बुलाया नहीं, उसने भी नहीं देखा, ना टीटू को कभी मिला बाद में पहचानने से। तो आदमी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो आदमी जो एक कितना समय पहले मेरे पास आया था नए साल की रात को, तो वो आदमी आज तक ज़िंदा है। तो मुझे थोड़ी खुशी हुई कि चलो अंडरवर्ल्ड से मैंने भी को कमाई की है। तो आप में से कुछ लोग ये सवाल करते थे कि मैंने अंडरवर्ल्ड से क्या कमाया, तो मैं उनको सबको जवाब देना चाहता हूँ, मैंने कि अंडरवर्ल्ड से एक इंसान की, एक मजबूर इंसान की एक जान कमाई है। ये मेरी ज़िंदगी की एक कमाई है, ये मैंने अंडरवर्ल्ड से कमाया है। और इसी किस्म के बहुत सारे किस्से कहानियाँ मैंने अंडरवर्ल्ड से क्या कमाया, अंडरवर्ल्ड से क्या लिया, अंडरवर्ल्ड को क्या दिया, इस किस्म के वो किस्से जो आपने सुने नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, पढ़े नहीं होंगे, मैं आपको आने वाले हफ्तों में वही सुनाऊंगा कुछ दिन, ताकि कुछ लोगों के जो शंके हैं वो दूर हो जाए और उनका एक सोचने का नज़रिया बदले। जान पहचान का मतलब ये नहीं होता कि आपका लेना देना है। अगर आप जान पहचान को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करते हो तो ऊपर वाला भी आपका ख्याल रखता है। और इसी थिंकिंग के साथ, इसी विचार के साथ